हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की टॉपिक है वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट्स हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। अब उसका रिमेनिंग पार्ट्स था जो अभी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज की टॉपिक चलेगी वैद्युत अपघटन। तो ध्यान समझिएगा। तो वैद्युत अपघटन मतलब क्या हो गया कि वैद्युत अपघट्य का अपघटन होने यानी टूटना क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन। तो कहने का मतलब कैसे टूटेगा आखिर में, यानी जब किसी भी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन के रूप में टूट जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर है, ये आपका डिफिनेशन हो गया। तो अगर यानी कह सकते हैं हम लोग द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाई करेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक देने पर क्या हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, किसके, इन द फॉर्म ऑफ द आयन। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, तो कैसे ब्रेक होता है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक मान लेते हैं कंटेनर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देंगे। तो यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है यानी वैद्युत अपघट्य। कोई सा भी डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे NaCl ले लिया, CuSO4 जो भी लेना चाहते हैं ZnS4 ले सकते हैं। तो देखिए जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, एनोड, और नेगेटिव क्या होता है, कैथोड। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ये होता है कि जो एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण होगा हमेशा। और कैथोड पे क्या होगा आपका, रिडक्शन, यानी ऑलवेज क्या होगा, अपचयन। ये सब लोग ध्यान देंगे। और एनोड मैक्सिमम करके क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और कैथोड राइट साइड में। इतना ध्यान देना होगा। ठीक है, और बाकी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बता दिया था लेसन से पहले ही। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसमें, तो जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दिया इसमें, तो जो NaCl है इसमें डाला गया इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा, आयन के फॉर्म में क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही आयंस के रूप में टूटना ही क्या होता है, वैद्युत अपघटन होता है, यानी यही डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय करंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने करंट दिया तो ये क्या होगा, ब्रेक हो गया आयंस के फॉर्म में। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बस यही था, छोटा सा डिफिनेशन था इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब देखिए इनको लेके, ठीक है, फैराडे ने 2 रूल दिए हुए थे, तो हम लोग रूल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो चलिए अब देखेंगे वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम, यानी अब फैराडे लॉ क्या है, यानी फैराडे लॉ। फैराडे लॉ का नियम, ठीक है, किसके लिए, वैद्युत अपघटन के लिए। ठीक है, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्या होगा।
तो इन्होंने 2 रूल दिया हुआ था। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की निक्षेपित मात्रा उसको दी गई विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पे जितनी विद्युत की मात्रा देंगे, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यानी जितना ही चार्ज देंगे, ठीक है, उतना ही उसका पदार्थ जो होगा इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित होगा, यानी विलीन होगा। यानी किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट ही पदार्थ है ना उसमें, ठीक है, यानी सबस्टेंस जो क्या होगा, निक्षेपित होगा यानी विलीन होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की निक्षेपित मात्रा उसको दी गई विद्युत के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि Q चार्ज दिया, तो W क्या हो गई? निक्षेपित हो गई मात्रा। निक्षेपित का मतलब क्या हो गया कि वहाँ विलीन हो गई इलेक्ट्रोड पे। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q। यानी अब ये W किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Q पे। यानी जितना Q देंगे, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जितना देंगे उतना ही क्या होगा, हमारा जो सबस्टेंस होगा डिसोसिएट होगा एट इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि द डिसोसिएट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन चार्ज। तो जितना हम लोग देंगे चार्ज, तो इतना हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ W इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट की जगह पर क्या आ गया? Z, और यहाँ Q। और हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो यानी W इक्वल टू क्या हो गया? ZIT। अब यहाँ Z है क्या? तो यहाँ देख लेते हैं। Z इक्वल टू जो होता है, यानी Z क्या है? कांस्टेंट है। अब क्या है कांस्टेंट, ये देख लेते हैं। तो Z इक्वल टू यहाँ होता है E अपॉन में F। तो यहाँ 2 चीज़ आ गया, E भी आ गया और एक टर्म आ गया F। अब दोनों के बारे में समझेंगे क्या है। तो जो E होता है, ये होता है तुल्यांकी भार, ठीक है। E क्या है? आपका तुल्यांकी भार है, चाहे विद्युत तुल्यांक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये विद्युत तुल्यांक हो गया और ये हो गया आपका यहाँ फैराडे नियतांक, ठीक है। तो यानी अब देखिएगा जो F होता है, F को कहते हैं फैराड कांस्टेंट, यानी फैराड नियतांक कहते हैं, ठीक है। इसको फैराड नियतांक बोला जाता है। और फैराड नियतांक का मतलब क्या होता है? फैराड नियतांक का मतलब क्या होता है कि 1 मोल, ठीक है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, यानी द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो फैराडे कांस्टेंट यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और हमने बताया कि 1 मोल में, तो 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इतने 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? 96500, मतलब ये तो इतना आता है 96485। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लगभग में लिख देते हैं 96500 कूलम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी फैराड जो कांस्टेंट है, अगर उसका हमको डिफिनेशन लिखना हुआ तो क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ, मतलब द टोटल चार्ज इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस हो गया। तो इतना हम लोग कह सकते हैं पर मोल, यानी पर मोल भी लिख सकते हैं, इतना होता है, यानी 1 मोल में इतने चार्ज होते हैं, ठीक है। तो बस यही हो गया फैराडे लॉ। तो अब देखिए E क्या होता है, ठीक है। तो E का मतलब क्या हो गया कि तुल्यांकी भार, यानी इक्विवेलेंट वेट, यानी E इक्वल टू हो गया आपका तुल्यांकी भार, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। यही हो गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
तो ये फर्स्ट लॉ था। तो जैसे अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है, जैसे Cu है, अब Cu से डिकम्पोज हो गया, मान लेते हैं Cu प्लस में, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्लस रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो ये कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ मतलब 1 फैरेड है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ कितने फैरेड चार्ज हुआ है, 1 फैरेड, ठीक है। यानी 1 फैरेड की वजह से क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ है Cu प्लस में। अगर मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं प्लस, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, 2 फैरेड्स हो जाएंगे। तो इस पर न्यूमेरिकल बताया जाएगा अभी, ठीक है। तो अब सेकेंड रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट तो आ गया होगा समझ में, चलिए अब सेकेंड देख लेते हैं। तो देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, मैं ऐसे समझा देता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 डिफरेंट यानी 2 अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हैं, 2 अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ही बना लेते हैं, इसमें भी हम लोगों ने क्या दिया, Q दिया, और इसमें भी क्या दिया, चार्ज Q दिया है। यानी कहने का मतलब है कि समान विद्युत आवेश दिया गया, यानी समान विद्युत की मात्रा दी गई। यानी विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा देने पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पे जो निक्षेपित मात्रा होती है उनके, ठीक है, तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी तुल्यांकी भार के हिसाब से क्या होंगे, वो निक्षेपित होगी मात्रा, बस यही कहने का मतलब है। तो मान लेते हैं कि Q इसको भी दिया, Q इसको भी दिया, तो इसका तुल्यांकी भार क्या है, E1 है, और मान लेते हैं इसका क्या है, E2 है। तो इनके कहने का मान लेते हैं इसमें क्या हो गया, निक्षेपित मात्रा W1 है और इसकी निक्षेपित मात्रा क्या है, W2। यानी जो डिसोसिएट होगी क्या होगा, W1, और ये हो गया W2, यानी क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इनके कहने का मतलब था कि फैराडे ने यही कहा था कि ये W1 और जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, E1 के, और यहाँ से W2 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 के, ठीक है। तो अगर इसी दोनों को हम लोग मिला देते हैं, तो मिला देंगे तो क्या लिख लेंगे हम लोग कि W1 इक्वल टू मान लेते हैं कोई कांस्टेंट K आ गया, तो ये क्या होगा आपका E1, और ये W2 इक्वल टू क्या होगा, ये K, और ये क्या होगा E2, क्योंकि कांस्टेंट तो एक ही आएंगे। तो अब जैसे कहने का मतलब है कि W1 अपॉन में W2 इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा E1 अपॉन में E2, बस हो गया। यही है आपका सेकेंड लॉ। यानी इनके कहने का मतलब था कि अगर विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत की समान मात्रा दी जाए तो उन पे निक्षेपित यानी इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा होगी उनके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है, बस हो गया, यही था। यानी सेम अमाउंट ऑफ अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो डिसोसिएट होगा सबस्टेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट कहाँ, इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 2 हो गए। तो ये फर्स्ट लॉ था और सेकेंड लॉ भी दोनों हम लोगों ने बता दिया फैराडे के, ठीक है। तो यही 2 लॉ हैं।